ड्रामा के स्टार्ट में हम नैनी को देखते हैं जो एक छोटी सी बच्ची को लेकर जंगल की तरफ जा रही थी। कहती है कि मुझे माफ कर देना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मिस तुमसे छुटकारा पाना चाहती है, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर फेंकने को कहा है। वो बहुत डर रही होती है लेकिन बच्ची को नीचे छोड़ देती है। कहती है अरे प्लीज कोई रोक तो लो, मैं फेरी, मुझे ये ब्लेसिंग मिली थी कि मैं बहुत अच्छी जिंदगी जीऊंगी, तो प्लीज मुझे नीचे मत छोड़ो। नीचे जाते जाते उसे दो लोग हेवन के मिलते हैं। कहती है कि तुमने तो मुझे कहा था कि मुझे ब्लेसिंग मिली है लेकिन तुम लोगों ने अपनी ब्लेसिंग को फॉलो ही नहीं किया। तब वो दोनों कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम जहाँ जा रही हो ना वहां पर सिर्फ तुम्हें ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग मिलेंगी। ये तो बड़े फैमिली में कुछ कंफ्यूजन चल रही है, इसी वजह से उन लोगों ने तुम्हें नीचे फेंकवा दिया, बट जहाँ भी जाओगे सब कुछ अच्छे से होगा। हाँ, और याद रखो कि 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलना हम लोगों को। कहती है अरे रुक तो जाओ प्लीज, ऐसे मत छोड़ो। इधर हम एक आदमी को देखते हैं जो मशरूम उठाया जा रहा था। अचानक से उसके सामने वो छोटी सी बच्ची गिरती। वो आदमी कहता है अरे ये आसमान से कैसे गिर गई। वो बच्ची बोलती थैंक गॉड मैं अच्छी हूँ। वो आदमी बोलता है ये तो मिरेकल है, सच में ये आसमान से गिरी और एकदम ठीक, मतलब हेवन ने क्या मुझे कोई ब्लेसिंग दी। आसमान की तरफ देखकर बोलता है कि अगर आपने मुझे ये ब्लेसिंग दी है तो मैं इसका नाम लिटिल फूमैन रखता हूँ और अब से इसके केयर मैं ही करूंगा। छोटी फूमैन बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, जहाँ भी ले चलोगे ना वहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरी ब्लेसिंग ही रहेंगी। घर आते हैं, हम उसकी मदर को देखते हैं, उनके सीने में दर्द हो रहा होता है, वो बैठ जाती है। तभी सामने से उसके हस्बैंड आ जाते, कहते हैं ये क्या, ये बच्ची कहाँ से लेकर आ गए। कहते हैं ये माउंटेन में मिली है, लगता था किसी ने हम लोगों को ब्लेस्ड किया है। लिटिल वुमेन बोलती है वाह मेरी मदर तो कितनी अच्छी है, तो वो दर्द दूर कर देती है। कहती है ऐसा लगता है कि दर्द अचानक से दूर हो गया। यहाँ पर कि फादर को एहसास होता है कि जो वुमेन है ना उसे भूख लगी है, पर उसके फादर कहते हैं मैं खाने का इंतजाम करता हूँ कहीं ना कहीं से, थोड़ा बहुत ही सही। ये देखकर वुमेन बहुत उदास हो जाती है कि मैं कितनी गरीब फैमिली में आ गई हूँ, बट कोई बात नहीं, मेरे पास तो पावर है। फादर आप जाओ, आपको ना आज मीट की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। उसके फादर को यकीन नहीं होता कि ये क्या हो रहा है, सच में ऐसा कुछ हो सकता है। वहाँ पर मछलियों का ढेर लग जाता है। तो उसकी माँ कहती है ये कैसे हो सकती है, आज तक इस कुएं से एक भी मछली नहीं निकली। लिटिल वुमेन कहती है फेरी से तुम लोग अभी मिले हो ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है, मुझसे पहले मिल जाते ना तो भूखे ना मरना पड़ता। इतनी देर में उसकी बेटी आती है, कहती है कि ये बच्ची मुझे दे दो। कहती है अरे ये मुझे दे दो, ये तुम्हारी बच्ची नहीं है। कहती है मेरी बच्ची है, देखो ना कितनी प्यारी है। कहती नहीं अभी तुम नहीं संभाल पाओगी। लिटिल वुमेन बोलती है कि ओ मेरी सिस्टर तो दिमाग, मेरी सिस्टर के पास तो थोड़ा सा दिमाग कम है। से वो उसका भाग्य देखने लगती है तो पता चलता है कि वो इम्प्रेस है। कहती है अरे रुको तो पता तो करने दो आगे ये क्या होगा, लेकिन वो भाग जाती है। तभी सामने से एक लेडी आती है, कहती वोंगिन मेरी बात सुनो, क्या तुमने दूसरा बच्चा पैदा कर लिया और किसी को बताया भी नहीं। कहती नहीं ये मेरा बच्चा नहीं है। कहती है तो अडॉप्ट कर लिया, खाने के पैसे नहीं। लिटिल वुमेन बोलती है कि चुप हो जाओ औरत वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, क्योंकि तुम मेरी माँ से ऐसे नहीं लड़ सकती हो। कहती ठीक है आप चलकर बैठ जाइए। तो उसके फादर भी आ जाते हैं, कहते हैं कि आप चाय पी लीजिए। एक बेटा भी होता है जिसके पैर अब काम नहीं कर रहे थे। जो वो लेडी है ना वो एंगेजमेंट कैंसिल करने आई थी क्योंकि उसकी बेटी की शादी उसके बेटे से होने वाली थी और कहती इस अपंग लड़के की शादी तो मैं अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं कराऊंगी। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी बेटी को बचाते हुए ही मेरे बेटे के पैर खराब हो गए थे। कहती तो मैं क्या करूं, उससे मिस्टर वोंग शादी करने वाले हैं, उसे अपनी कंकुबाइन बनाने वाले हैं और यहाँ पर वो आएगी तो मेरी बेटी बर्बाद हो जाएगी। लिटिल वुमेन बोलती है कि इस औरत का मुंह देखो कितना चल रहा है, मन कर रहा है इसको पीटूं यहाँ पर। अब जो है वोंग बोलती है कि तुमने पहले ऐसा कुछ नहीं कहा था, अब अपनी बात से क्यों पलट रहे हो, क्या तुम्हारी बेटी राजी है। अरे की सेमलेस हरकत तुम कैसे कर सकते हो। कहती सेमलेस मैं नहीं हूँ, सेमलेस तुम हो, जो दिन में सपने देख रही हो अपने बेटे को लेकर। ये लो शादी का कॉन्ट्रैक्ट, मैं इसे खारिज करती हूँ। उसके फादर लड़ने लगते हैं कि तुम हद पार कर रही हो, लेकिन यहाँ पर उसका भाई बोलता है कि एक मिनट फादर रुक जाइए, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ना ही आर्ग्यू करने की जरूरत। कहती हाँ हाँ सही बात है, इस लंगड़े इंसान से भला शादी करेगा भी कौन, और मेरी बेटी तो बहुत आगे तक जाएगी, कंकुबाइन बन जाएगी। मैं अपनी बेटी को सारा दहेज दूंगी और यहाँ पर जो दहेज आएगा उससे तो सिर्फ तुम लोग आराम करो, और मैं ये होने नहीं दूंगी। मैं इडियट थोड़ी ना हूँ, बेटी भी इडियट नहीं है। वहाँ पर अब लिटिल वुमेन बोलती है कि हाँ देखना भी मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ, वैसे भी जो करने जा रही हूँ ना इसके बाद बहुत पछताओगी। वो अपनी पावर जो है अपनी माँ के ऊपर छोड़ देती है। उसकी माँ कहती है ठीक है जैसा भी है मेरा बेटा बहुत अच्छा है, और रही तुम्हारी शादी की बात, वो पूरा कार्ड जो है फाड़ कर नीचे फेंक देती है। कहती ये हुई ना मदर बात, आपने तो बहुत अच्छा किया। इतनी ही देर में वो जो है पानी का प्याला उठाकर उस औरत पर फेंक देती है। कहती है कि आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। दोनों एक दूसरे का बाल उखाड़ उखाड़ कर लड़ने लग रही थी। उसके फादर कहते हैं बस करो। कहते हैं कि मैं डरती नहीं हूँ। वहाँ पर तुरंत ही लिटिल वुमेन अपनी पावर का यूज करती है और उसके ऊपर खूब सारा जो है
मिट्टी उड़ा देती है। कहती है तुमने क्या किया मेरे साथ, और वो फ्लावर पॉट उठा लेती है कि मार डालूंगी, निकल जाओ या तो यहाँ से। कहती है हाँ देखो तुम्हारा बेटा कभी खड़ा भी नहीं होगा और एटीट्यूड देखो कितना है। तुरंत ही उसकी माँ अपने बेटे के पास जाती है। कहती तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ना ही घबराने की जरूरत। पैरों की कमजोरी को वो जो है इतना ज्यादा फायदा कैसे उठा सकती है। लिटिल वुमेन बोलती है कि हाँ सच में एक गलत औरत से पाला पड़ा था और अच्छा हुआ कि उससे शादी टूट गई, मेरा भाई बच गया। उसका भाई कहता है कि पैरों के सहारे तो मैं वैसे भी नहीं चल पाऊंगा, आप लोगों के ऊपर बोझ ऊपर से हूँ। उसकी माँ कहती है ऐसी बात मत करो बेटा। उसके फादर भी कहते हैं कि हम लोग तुम्हारा अच्छे से अच्छा इलाज कराएंगे, फिजिशियन के पास ले जाएंगे। कहता है लेकिन आपके पास इतने पैसे कहाँ है, काश में थोड़ा बहुत काम कर पाता। तुरंत ही लिटिल वुमेन अपनी पावर का यूज करती है और पैरों को थोड़ा सा आराम देती है। तब वो वहाँ पर उसकी माँ कहती है कि पास्ट की बातों को छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। कहता है मदर मैं अपने पैरों से बहुत परेशान हो चुका हूँ, जैसे लगता है एक ट्रबल क्रिएट हो गई है, क्या मैं जिंदगी में आगे बढ़ पाऊंगा। कहती है हाँ बिल्कुल खड़े हो पाओगे। वुमेन कहती है अरे खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। उसके ऊपर पावर का यूज करती है तो उसकी बहन कहती है उठो ना ब्रदर। उसके मदर फादर कहते हैं क्या कर रही हो तुम, लेकिन वो जबरदस्ती अपने भाई को उठा लेती है, वो फिर से नीचे गिर जाता है। उसकी माँ कहती है तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम्हारा भाई नहीं हिल सकता, इतने सालों से नहीं हिला। कहती है अरे हिला है, मुझे उठाने दो। उसका भाई कहता है आप ये क्या कर रही हैं, लेकिन अचानक से उसकी माँ गिरने वाली होती है तो वो उठ जाता है और अपनी माँ को कैच कर लेता है। कहता है मदर आप ठीक तो है ना। अब उसके मदर और फादर के सबके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है कि ब्रदर ठीक हो गए, ब्रदर ठीक हो गए। उसके फादर भी बहुत खुश होते हैं। कहता है मदर मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं खड़ा भी हो सकता हूँ। उसके फादर कहते हैं ये पैरालाइज था लेकिन सच में मुझे भी यकीन है। सबसे ज्यादा तो वुमेन खुश होती है कि वाह वाह मेरा भाई ठीक हो गया। माँ कहती है ठीक है कल तुम्हें फिर से मेडिकल डॉक्टर के पास दिखाने ले चलेंगे ताकि जितनी भी दिक्कत है आगे चलकर फिर से सही हो जाए। इधर वो अपनी बहन को लेकर मार्केट आए हुए होता है अपने सेकंड ब्रदर से मिलने के लिए। कहता है वाह ब्रदर आप तो खड़े होने लगे। कहता है हाँ मैं खड़ा हो सकता हूँ और मैं एकदम ठीक भी हूँ। कहता है ऑसम ऑसम। अब वहाँ पर वो अपनी बहन को मिलाता है कि ये लिटिल वुमेन है। वो अपनी बहन को देखते ही बहुत खुश हो जाता है। लिटिल वुमेन जैसे ही देखती है कहती है वाह ये तो नेचुरल बॉर्न वॉरियर है, आगे चलकर जनरल बनेगा। इसकी तो भाग्य की रेखाएं बहुत आगे तक गई हैं। वो अपने भाई को पैसा देता है कि इसे रख लो और अपना और मदर का इलाज करो। कहते हैं इतने पैसे तुम्हें कहाँ से मिले। कहता है ट्रेवल करता हूँ ब्रदर, फ्री के पैसे नहीं है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं कि ये पैसे तुमने चुराए हैं, चुरा कर इन पैसों को अपने भाई को दे रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें, इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो। लिटिल वुमेन जैसे उन लोगों को देखती है जान जाती है कि ये सब मेरे भाई का पैसा चुराने आए हैं। उसका मिंग बोलता है कि ये पैसे मैंने मेहनत से कमाए हैं तब मुझे मिले। कहते हैं मेहनत से वो भी तुमने ये पैसे चुराए हैं और लेकर भाग रहे हो। अब सबके सब उसके ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं कि चुराए हैं चुराए हैं। तब उसका भाई बोलता है मेरा भाई कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता कि वो किसी के पैसे चुराए, तुम लोग जिस हिसाब से इल्जाम लगा रहे हो तुम ही लोग गलत हो। मिंग कहता है कि तुम यहाँ पर बुली करने आए हो क्या। वो आदमी बोलता है कि बुली, वो गरीबों को बुली करना बहुत आसान है और तुम जैसे जॉबलेस लोगों को तो बुली करना और भी आसान है। उसका भाई बोलता है कि तुम बताओ कितने पैसे चुराए हैं, अभी सारा मामला क्लियर हो जाएगा। कहता है 100 कॉइंस। कहते हैं 100 कॉइंस में तो सिर्फ 40 कॉइंस है। कहते हैं तो 40 कॉइंस चुराए, बाकी जो है 60 कहीं बेच दिए होंगे, या बताओ कि तुम क्या करोगे। कहते हैं दिन दहाड़े तुम मेरे भाई पर इल्जाम लगा रहे हो। कहते हैं अरे कितनी बार कहा कि इसने पैसे चुराए। वो उसको फिर से पैर पर मार देता है, वो नीचे गिर जाता है। यहाँ पर मैं को गुस्सा आता है कि मैं तुम सबको मार डालूंगा और तेज तेज से सबको मारने लगता है। जितने भी लोग होते हैं एक एक करके गिरा देता है। तभी वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, सबके सब नीचे बैठ जाते हैं और वो आदमी खुद तेज तेज से चिल्लाने लगता है कि मुझे फ्रेम किया गया है, इसने मेरे पैसे चुरा लिए और लेकर भाग रहा था। कहते हैं मैंने तुम्हारे पैसे कभी नहीं चुराए। तो वो दूसरा लड़का बोलता है कि चुराए हैं इसी मिंग ने सारे पैसे चुराए हैं। अब वो दोनों एक साइड और मिंग एक साइड। क्या किया जाए तो यहाँ पर लिटिल वुमेन अपनी पावर का यूज करती है। तो प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि बताओ तुम सच बोल रहे हो। हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, इसी ने मेरे पैसे चुराए। अगर तुम गलत हुए तो कहते हैं कि गलत नहीं हुआ, अगर गलत हुआ तुरंत जेल में डाल देना। उसका बड़ा भाई बोलता है कि हाँ मेरा भाई कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, प्राइम मिनिस्टर प्लीज मेरे भाई पर यकीन करिए। वो आदमी था कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था, कसम खाता है कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरा मुंह सड़ जाए। और अचानक से सच में उसका मुंह सड़ जाता है कि लिटिल वुमेन ने अपनी पावर का यूज जो किया था उसके पैरों में दर्द हो रहा। कर्मा तुरंत ही अपना फैसला लेता है। वहां पर अब वो आदमी चिल्ला रहा होता है खुद तेज से। उसका बड़ा भाई कहता है कि अभी भी स्वीकार कर लो कि ये सब कुछ तुमने किया। कहता है मैंने नहीं किया। लेकिन जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है फाइनली वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैंने इसके ऊपर जानबूझकर इल्जाम लगाया था, मैंने ये सब कुछ किया था। वो आदमी बहुत दुष्ट होता है, वो वुमेन को उठा लेता है
वुमेन कहती है इसके हाथों में आने पर मेरा मैजिक भी नहीं काम कर रहा है। कहता है कि बताओ तुम लोग मुझे जाने दोगे या नहीं दोगे, अगर तुम लोग रास्ते से नहीं हट रहे तो इसे ही मार डालता हूँ। वो उसे ऊपर उछाल देता है। लिटिल वुमेन कहती है मुझे कोई तो बचा लो। सेकंड ब्रदर तुरंत ही उसे कैच कर लेते हैं और अब वहाँ पर मिंग उसे कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर से बेबी को उछालता फिर से अपने हाथ में ले लेता है। प्राइम मिनिस्टर भी तुरंत ही उस आदमी को जेल में डालने के लिए कहते हैं तो वो माफी मांगने लगता है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं माफी नहीं मिलेगी। वो अब मिंग से माफी मांगने लगता है और उस बच्ची से भी मैं कसम खाता हूँ आगे से कभी भी नहीं करूंगा, ना ही आप लोगों के अगेंस्ट जाऊंगा। भागने की कोशिश करता है तो वुमेन फिर से अपनी मैजिक का यूज करती है, वो नीचे गिर जाता है। प्राइम मिनिस्टर के सैनिक कहते हैं बेवकूफ किसी और को बनाना। वहाँ पर और जो दो लड़के होते हैं ना वो भी माफी मांग रहे होते हैं कि मेरे पास जो कुछ भी है ले लो, बट प्लीज हम लोगों को जाने दो। मिंग कहता है चलो किस्मत अच्छी है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तब भी तुम लोगों को लेनी पड़ेगी, मैं तुम लोगों से पैसे नहीं ले सकता हूँ। प्राइम मिनिस्टर उसकी इस तरह की बहादुरी देखकर बहुत खुश होते हैं। एक तो वफादार ऊपर से ताकतवर। कहते हैं क्या तुम हमारे यहाँ पर सैनिक बनना चाहोगे? कहते हैं हाँ हाँ जरूर। तुरंत ही वो अपनी बहन को दे देता है। वुमेन कहती है हाँ हाँ देखते जाओ क्या क्या होता है, खुशी का टाइम है तो खुशी मनाओ ना। यहाँ पर उसका भाई कहता है कि ये पैसे तो लेते जाओ। कहता है नहीं ब्रदर अपने लिए रखो और मदर का इलाज कराना। वुमेन तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इधर हम उसकी मदर को देखते हैं जो उसके लिए कपड़े बना रही होती है, ठंडी आने वाली होती है। सिस्टर कहती है कि फाइनली ब्रदर आप आ गए। वहाँ पर वो कैंडी खा रही होती है तो वुमेन बोलती है ओ प्लीज मुझे भी थोड़ी दे दो ना। उसके मुंह से लार टपक रही होती है। यहाँ पर उसके फादर कहते हैं लगता है वुमेन भूखी है, के लिए जाकर कुछ बना दो। की सिस्टर उसको ले लेती है और कहती है कि तुम भी थोड़ी सी कैंडी खा लो। वहाँ पर उसकी माँ के सीने में दर्द हो रहा होता है। तभी उसका भाई बताता है कि छोटे ब्रदर को कांस्टेबल की जॉब मिल गई है। पूरी फैमिली बहुत खुश होती है और पैसे भी मिल जाते हैं। इतने सारे पैसे देखकर तो उसके फादर को यकीन नहीं होता। कहती है कि कुछ भी हो लेकिन मेरी मेडिसिन तो नहीं मिलेगी। वहाँ पर फिर से उसके सीने में दर्द होने लगता है। यहाँ पर उसके हस्बैंड कहते हैं कि हाँ मेरी ही कमी है कि मैं कभी इतने पैसे नहीं कमा पाया। अचानक से मदर के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। कहता है क्या हुआ क्या हुआ। वो मैन भी रोने लगती है कि अगर मदर को नहीं बचाया गया ना तो 2 घंटे में मदर की डेथ हो जाएगी, कोई तो जाओ मदर को बचाओ। उसकी माँ कहती है मेरे पीछे मत पड़ो, एक दिन तो मुझे मरना ही है। वुमेन अपनी पावर का यूज करती है। कहती है मैंने कुछ टाइम के लिए ये फेट रोक दिया लेकिन अगर तुम लोगों ने इलाज नहीं ढूंढा ना तो मदर मर जाएंगी। फादर कहते हैं एक जिसैंग मिल जाए जिससे तुम्हारी माँ को बचाया जा सकता है। कहती है जिसैंग के लिए फॉरेस्ट पर जाना पड़ेगा और फॉरेस्ट पे जाना बहुत रिस्की है। हस्बैंड कहते हैं कि कितना भी रिस्की हो मैं तुम्हारे लिए जरूर जाऊंगा। यदि ठीक है लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम सब सही सलामत वापस आओगे। कहते हैं हाँ। वहाँ पर फादर अपनी बेटी से कहते हैं कि माँ का ख्याल रखना, लेकिन कहीं न कहीं उसके ब्रदर को शक हो गया था कि जो गुड लक उसके घर में आ रहा है वो सिर्फ वुमेन की वजह से आ रहा है, तो हमें वुमेन को अपने साथ माउंटेन पर लेकर चलना चाहिए। कहते हैं ठीक है चलो, हम लोग ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते हैं। तुरंत ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसकी बेटी बोलती है कि मदर प्लीज आप अच्छी रहिएगा ना। माउंटेन पर जाते हैं जहाँ पर उसका भाई कहता है कि आप दूसरी दिशा में जाइए, मैं दूसरी दिशा में जा रहा हूँ ताकि जल्द से जल्द हम लोग हर्ब खोज लें। तभी सामने से अंकल मिल जाते हैं और वो फिजिशियन भी होते हैं। कहते हैं डॉक्टर ली आप यहाँ पर? कहते हैं हाँ मैं हर्ब ढूंढने आया था लेकिन आप लोग को जिससे मिली जिससे आपकी वाइफ ठीक हो सकती है। कहते हैं अभी तक तो नहीं मिली, हम लोग बस उसे ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं। कहते ठीक है आगे बढ़ो लेकिन ज्यादा आगे मत जाना, एनिमल का खतरा होगा। वहाँ पर अब दोनों साथ में चलना स्टार्ट करते हैं लेकिन काफी टाइम हो जाता है, उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। कहते हैं नेक्स्ट डे आते हैं तभी शायद मिलेगा, लेकिन वुमेन कहते हैं नेक्स्ट डे मदर बचेंगे ही नहीं तो नेक्स्ट डे हर्ब का क्या काम। उसका भाई कहता है कि वुमेन प्लीज हेल्प कर दो ना, मुझे पता है तुम ही हमेशा से मेरी हेल्प करती हो। और उसके ब्रदर को लगता है कि वुमेन कोई हेल्प नहीं करेगी। अचानक से उसके फादर नीचे गिर जाते हैं, उन्हें जिसेंग मिल जाती है। कहते हैं वह जिसेंग वो भी इतनी सारी। इधर मदर की हालत बहुत खराब हो रही थी। बेटी कहती है मदर आप ठीक तो है ना? कहते हैं अंधेरा होने वाला है और अभी तक तुम्हारे फादर और ब्रदर वापस ही नहीं है। अंकल वापस आकर बताते हैं कि उन दोनों को मैंने माउंटेन पर देखा था हर्ब ढूंढने के लिए, लेकिन एनिमल्स का खतरा बहुत ज्यादा है। मुझे तो लग रहा है कि वो लोग कभी वापस ही नहीं आएंगे क्योंकि जो भी आगे गया है कभी भी नहीं है। ऊपर से तुम्हारे बेटे का कुछ दिन में एग्जाम भी है। अब तो वो और भी ज्यादा डर जाती है कि मैं जा रही हूँ माउंटेन ढूंढ कर लाती। डॉक्टर ली कहते हैं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ बहुत खतरा है। उसकी बेटी से कहते हैं कि इनका ख्याल रखो ताकि अगर वो लोग आए तो दोबारा इन्हें न ढूंढने के लिए जाना पड़े। हस्बैंड होते दोनों आ जाते हैं, जिसेंग भी मिल जाती है। डॉक्टर ली को यकीन नहीं होता है कि सच में अचानक से कहाँ पर आ गए। उसके फादर सोचते हैं मुझे ये नहीं बताना चाहिए कि ये सब कुछ वुमेन की वजह से हो रहा है, क्या पता पूरे गाँव वाले उसे डेविल ही घोषित कर दे। तो मैं तो बस यही कहूंगा कि वो मुझे अचानक से मिल गई। कहते हैं वाह वाह तुमने कमाल कर दिया। तुरंत उसका बेटा कहता है डॉक्टर ली आप बस मेरी माँ का इलाज कर दीजिए, आप ये जिसेंग ले लीजिए ना, आपको भी तो जरूरत है।
यहाँ पर उसका हस्बैंड भी कहते हैं हाँ आप ये जिससे ले लीजिए ताकि और लोगों का भी इलाज किया जा सके। इधर मेडिसिन आ जाती है बनकर, उसके हस्बैंड कहते हैं मेडिसिन पी लो। कहती है अब इतने पैसों का क्या किया जाए, कुछ पैसे हम लोग जो है रख लेते हैं और कुछ चीजों से कपड़े खरीद लेते हैं। कहते हैं हाँ वाइफ तुमने एकदम सही कहा। कहती ठीक है सुबह फिर हम लोग आगे का काम देखेंगे। इधर अभी उसके बेटे का एग्जाम था तो वहाँ पर अपने बेटे को देती है जो है रोटियां बना कर के वहाँ पर खा लेना। और वूमेन से कहता है कि तुम चिंता मत करना, मैं एग्जाम देकर जल्दी ही आऊंगा। कहते हैं ब्रदर मेरा लक आपके साथ है। उसकी सिस्टर कहती है कि जल्द से जल्द आना आप। कहते हाँ मेरे जाने के बाद माँ और फादर का बहुत अच्छे से ख्याल रखना और मेरी सिस्टर का भी। तुरंत ही वूमेन अपनी पावर का यूज करती है और उसके माइंड पर किसी पावर छोड़ देती है। तभी उसका सेकंड ब्रदर आ जाता है कि ब्रदर टॉप स्कॉलर बन चुके हैं। कहती क्या सच में, चलो बाहर चलो। वो पूरे गांव के लोग उसकी तारीफ कर रहे थे कि देखो स्कॉलर बन गया, स्कॉलर बन गया। कहता है मदर देखा मैं आपका अच्छा बेटा हूँ। कहती हाँ इतने सालों में तुमने इतनी मेहनत की है। पीछे से वुमेन बोलती है कि अरे थोड़ा शुक्रिया मेरा भी कर दो, मेरा भी हाथ है, तुम लोग तो बस मेरे बिग ब्रदर को ही शाबाशी दिए जा रहे। पूरे गाँव वाले कहते हैं कि ये हमारे गाँव के लिए बहुत ही शोभा की बात है कि एक लड़का जो टॉप स्कॉलर बन गया है। लेकिन तभी वही लेडी आती है पीछे से, ये अपंग लड़का चलने लगा, टॉप स्कॉलर बन गया। पीछे से कुछ लेडीज उसका मजाक उड़ा रही होती हैं कि लक देखो तुम्हारे हाथ से कैसे फिसल गया, तुमने अपनी बेटी की शादी किसी और से कराने को चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो लंगड़ा बेटा था वो तो टॉप स्कॉलर बन गया। कहती हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छी है और किसी अच्छे इंसान से ही शादी करेगी। इंदर में पता चलता है कि मिस्टर भाई के घर वो जाने के बाद वापस आ चुकी थी। उसकी माँ कहती है क्या कर रही हो यहाँ पर, वो बहुत ही बेकार आदमी है, उसकी कितनी सारी कॉन्कुबाइन है, वो मुझे हर रोज मारता है और मैं प्रेग्नेंट हो गई। कहती क्या प्रेग्नेंट हो गई। कहती तो क्या करूं, वहां से भागना ही पड़ा। उसकी माँ कहती तुम्हें पता है कि वो क्रिपल पर्सन अब एकदम ठीक हो गया। कहती क्या, वो कैसे ठीक हो गया। कहती मुझे क्या पता उसके पैर कब ठीक हो गए और पूरे गांव वाले उसके लिए खुशियां मना रहे हैं। मुझे एक आइडिया आ रहा है कि तुम मिस्टर भाई से शादी का रिश्ता तोड़ दो और इस बच्चे का पूरा जिम्मा उस स्कॉलर पर डाल दो ताकि तुम्हारी उससे शादी हो सके। कहती ठीक है प्लान तैयार है, अरे इसी हिसाब से काम करना। लड़की बोलती है कि माँ मैं पहले जा रही हूँ, मैं अपनी बातें रखूंगी, उससे माफी मांगूंगी, उसके बाद आगे का काम तुम कर देना। कर कहती ठीक है। जाती है कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कहते क्या करने आई हो श्रृंगार यहाँ पर, मुझे माफ कर दो ना, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया लेकिन मेरी मदर ने मुझे फोर्स किया, इसी वजह से मुझे मिस्टर भाई से शादी करनी पड़ी, तुम मेरे पास मत आओ। कहती है कि क्या सच में तुम मुझे इस तरह हर्ट करोगे, मेरी फीलिंग को इस तरह हर्ट करोगे। वुमेन बोलती है कि बदतमीज कहीं कि यहाँ पर नाटक कर रही है, जानती हूँ कि यहाँ पर क्या करने आए हो लेकिन कन्विंस नहीं कर पाओगे मेरे ब्रदर को, मेरे ब्रदर बहुत अच्छे हैं। मैंग बोलता है कि तुम मेरी माँ को नीचा दिखा कर गई, मेरे फादर को नीचा दिखा कर गई और आज यहाँ पर शादी का प्रस्ताव लेकर आई हो। कहती है मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मेरी माँ ने मुझे बांध कर रखा था। वो अपनी हाथ का घाव दिखा देती है। कहती है कि जिस दिन मैंने घर से भागने की कोशिश की उस दिन मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा, मुझे रूम के अंदर बंद करके रखा, मैं किसी तरह भाग कर यहाँ पर आई हूँ। लोग कहते हैं कि सच में इसके साथ कितना बुरा हुआ। कहती है प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हारे साथ कभी भी धोखा नहीं करूंगी। उसके फादर कहते हैं इसकी बातों में मत आना। वो हाथ पकड़ लेती है, कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कहता मैंने कहा ना ब्रदर इसकी बातों में मत आना, एक नंबर की धोखेबाज है। बिल्ली श्रृंगार की मदर आती है, कहती है पता है मेरी बेटी की बातों पर हाँ कर दो क्योंकि वो प्रेग्नेंट है मिस्टर भाई के बच्चे की, सारा इल्जाम तुम पर लगाने वाली है और इस तरह तुम भला मेरी बेटी को कैसे ठुकरा सकते हो। बिल्ली श्रृंगार कहती है मदर आप ये क्या बकवास कर रही है। यहाँ पर वुमेन कहती है मुझे तो बहुत नींद आ रही है। फिर से उसकी माँ बोलती है मेरी बेटी से शादी करोगे ना तो किस्मत चमक जाएगी, बेटा तो फ्री में मिलेगा, पता नहीं आगे चलकर तुम्हें बेटा हो या ना हो, मिस्टर भाई का बेटा तुम्हें फ्री में मिलेगा। बिल्ली श्रृंगार कहती मेरी माँ की बातों पर यकीन मत करो। मैं कहता है देखो तुम्हारी माँ ने पूरा पर्दाफाश कर दिया। कहती कैसा पर्दाफाश, आखिर प्रेग्नेंट है तो है मेरी बेटी, आखिर इतनी खुशी की बात है। कहती मदर चलो यहाँ से। तुरंत ही यहाँ पर बिल्ली श्रृंगार कहती मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मेरी माँ झूठ बोल रही है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। उसकी माँ कहती प्रेग्नेंट है पर तो कोई डॉक्टर भी नहीं है जो इसकी जांच पड़ताल कर पाए कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं है। वो मैंने अपनी पावर का यूज करती है और डॉक्टर ली को वहाँ पर बुला लेती है। बिल्ली श्रृंगार कहती है मैं कोई भी चेकअप नहीं कराने वाली हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अब सारे गाँव वाले भी इल्जाम लगा रहे होते हैं कि ये पीछे हट रही है, मतलब सच में प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ली हाथ चेक करते कहते हाँ ये 1 मंथ की प्रेग्नेंट है। उसकी माँ खुद देते से खुश होने लगती है कि देखा देखा मेरी बेटी का सच सामने आ गया, मैं तो कह रही थी इतनी देर से। वो वहाँ से तुरंत भाग जाती है लेकिन जैसे ही उसकी माँ के ऊपर से पावर का यूज हटता तो वहाँ पर बेहोश हो जाती। कहती क्या हुआ मुझे कुछ याद ही नहीं। कहती माँ आपने सारा का सारा पर्दा पास कर दिया, आपने सारा प्लान खराब कर दिया। कहती लेकिन कैसे, मैं तो यहाँ से सारा प्लान बना कर गई थी, उसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं, जरूर उस छोटी बच्ची की वजह से हुआ होगा। वो जब से आई ना सारा मामला खराब हो रहा है, मुझे तो उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। उस कूड़े के ढेर को मैंने जान से नहीं मार दिया ना तो देखना मैं तुम्हारी माँ नहीं
पूरी फैमिली को देखते हैं जो एक साथ बैठे हुए होते हैं और आज जो कुछ भी हुआ था ना उससे सब शॉक्ड थे। ऐसा लग रहा था कि ली सुंगार की मदर पर ना किसी ने काला साया किया है जो इस तरह बोल रही थी। हमारी प्यारी फूमैन की वजह से हुआ, वो हमेशा ही मेरी केयर करती थी। कहती जी हुआ ये मुझे फूमैन को दे दो, देखो ना फूमैन कितना रो रही है। कहती नहीं मदर, आज मैं इसके साथ सोना चाहती हूँ, प्लीज मुझे इसके साथ ही सोना है। वो रात में सो रही होती है तभी ली सुंगार की मदर आती है, कहती है कि आज इसका खात्मा कर ही दूंगी। जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है कि किस्मत अच्छी है, पागल के साथ ये लड़की सो रही है। चुपके से आती है और वहाँ पर फूमैन को अपने हाथों से उठा कर लेकर चली जाती है। पीछे से जी हुआ बोल रही होती है कि रख दो बच्ची को, रख दो, लेकिन वो सपने में बोल रही होती है। चुपचाप लेकर आगे बढ़ जाती है। फूमैन बोलती है कि छोड़ दो मुझे काली चुड़ैल, पूरे घर में आग लगा देती है। अब मदर फादर रुकते कहते हैं ये आग किसने लगाई। वो लोग भागते हैं जी हुआ के रूम में कि जी हुआ दरवाजा खोलो, जी हुआ दरवाजा खोलो, लेकिन वो दरवाजा खोल ही नहीं रही तो जबरदस्ती दरवाजा खोलते हैं। जैसे वो उठती तो देखती है कि फूमैन बगल में है ही नहीं। मदर फूमैन वहाँ से गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई। पीछे से ली सुंगार की मदर बोलती है कि हाँ फूमैन तुमको कभी मिलेगी भी नहीं, क्योंकि उसे मैं जान से मार दूंगी। जी हुआ कहती है कि मदर मैंने उसको वहीं पर रखा था। कहती देखो बेड के नीचे तो नहीं गिर गई। सुंगार की मदर कहती है कि जब तक आओगी तब तक मर जाएगी। इधर से फूमैन कहती है अरे सुनो तो ये बैड वुमेन मुझे उठाकर लेकर आई। अंदर वो लोग पूरी तरीके से ढूंढते हैं, उन लोगों के ऊपर एक लकड़ी गिरने वाली होती है। तुरंत ही फूमैन अपनी पावर का यूज करती है, कहती मैं अपने ब्रदर और सिस्टर को कुछ भी नहीं होने दूंगी। अब तो उस बैड वुमन को पूरा यकीन हो जाता है कि ये सब फूमैन की वजह से हो रहा है, इसको भी जान से मार डालूंगी ना तभी काम चलेगा। उसके मुंह के ऊपर हाथ रखकर दबाने लगती है, इतने तेज दबाती है कि जैसे उसकी सांस निकल जाए और खुद तेज से रोने लगती है। माँ कहती है गड़बड़ होने वाली है, फिर से उन लोगों के ऊपर लकड़ी गिरने वाली होती है। वो लोग पीछे हट जाते हैं और बारिश होने लगती है। लुईसुंगर की माँ के होश उड़ जाते हैं। इधर सबके सब टेंशन ले रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं से तो फूमैन की आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही, बस हमें ये चीज ढूंढनी पड़ेगी। और वो सब चारों दिशाओं में बढ़ जाते हैं ढूंढने के लिए। पर लुईसुंगर की मदर को ढूंढ लिया जाता है। कहते मेरी बहन को वापस कर देते, तुम्हारी बहन नहीं चुड़ैल है और मैंने तुम्हारे घर को आग नहीं लगाई है। तो कहती कौन यहाँ पर लगा कर आ गए, ये बताओ, तुम ही तो हो यहाँ पर। कहते तुम बकवास कर रही हो, इसकी वजह से मैं तुम लोगों को जेल में भी डलवा सकती हूँ। कहते ठीक है चलो जेल में डलवाओ चलकर, मैं भी तो देखूं कि कौन किसके साइड रहता है। अगर मैंने आज तुम्हारा पर्दाफाश ना किया ना तो मैं भी फूमैन की मां नहीं। कहती हाँ ठीक है। अब वहाँ पर जी हुआ क्या करती है ना, कहती इस पे औरत को तो आज मैं मार डालूंगी। जैसे ही मारने चलती तो उसको पीछे धक्का दे देती। कहती मैंने तो इसे टच भी नहीं किया, अपने आप बेहोश होकर गिर गई। जैसे वो बेहोश होकर गिरती पता चलता है कि जो जीवुआ है ना उसकी याददाश्त को गायब किया गया था और वो इम्परर के बच्चे की माँ थी, कंकोबाइन बनकर गई थी। उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। राजा उससे कभी भी नहीं मिले, लेकिन इस बीच दूसरी दूसरी एक लड़की थी जिसने इस चीज का फायदा उठाया कि राजा ने इसे कभी नहीं देखा तो इसको मारकर मैं उसकी जगह ले सकती हूँ। तो उसे इतनी बुरी तरीके से मारा कि उसे उसके घर भिजवा दिया और सोचा कि शायद वो मर गई होगी गाँव में, लेकिन मारने की वजह से वो पागल हो गई थी, मरी नहीं थी। अभी उसकी याददाश्त धीरे धीरे वापस आ रही थी। दूसरी औरत का चेहरा भी दिखाई दे रहा जहाँ पर वो गिड़गिड़ा रही होती कि मेरे बेटे को मुझे दे दो, प्लीज मेरे बेटे को मुझे दे दो। कहती तुम्हारी जिंदगी तो मैं जीऊंगी, तुम जाओ यहाँ से। इधर हम देखते हैं कि उन लोगों के बीच काफी लड़ाई हो रही थी। वो तभी भी कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया। तो अब वांग यून होते हैं ना उसको मारने लगती है। उसका भाई कहता है और इसको मारो। वो कसम खाती है कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया हो ना तो थंडर स्ट्राइक का असर हो जाए। उसके ऊपर तुरंत थंडर स्ट्राइक का असर हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। कहती है अब क्या करें, एक तो घर जल गया, हमारे पास कुछ है नहीं, ऊपर से इस लेडी की मौत भी हो गई, अब हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे। उसकी माँ हाथ ऊपर नीचे कर रही होती है और अचानक से खूब सारे पैसे नीचे गिरते हैं। कहते लगता है गॉड भी हमारे साथ है, चलो हम लोग ये जगह ही छोड़कर चले चलेंगे। वो लोग गांव छोड़कर सिटी आ जाते हैं, लेकिन जी हुआ को अभी भी होश नहीं आया था। फूमैन कहती है चिंता मत करो मदर, अब सिस्टर को होश आएगा ना तो वो एक इम्प्रेस की तरह उठेंगी। अपने बेटे से कहती है कि प्लीज कुछ भी तो करो, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। शादी हुई बेचारी को इतना मारा पीटा गया, उसके बाद ये कभी राजा उसको देखने भी नहीं आए। हम लोगों का भी इतना डर था कि राजा से मिलूंगी तो क्या कहूंगी, आखिर मेरी बेटी पागल जो हो गई। तुम स्कॉलर बन गए हो तो कुछ होप तो बनती। अचानक से जी हुआ को होश आ जाता है। कहती मदर मैं एकदम ठीक हूँ और अब वो पागल भी नहीं थी। उसके फादर खुश होते हैं कि फाइनली मेरी बच्ची होश में आ गई। कहती है कि ठीक है फूमैन को मुझे दे दो, बातें करूंगी। जहाँ पर अब पूरी तरीके से जी हुआ को समझ में आ गया था कि फूमैन
वुमेन उसकी पूरी बातें सुनती है तो वो अपने मन से वुमेन से काम करवा सकती है। कहती है मदर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसका भाई कहता है ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं और गवर्नमेंट से कहकर थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करेंगे और अपनी बहन का और भी ज्यादा इलाज कराएंगे। फिर मदर और फादर चले जाते हैं। कहती है कि पता है मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, मैं तो अपने बेटे से मिल भी नहीं पाई। अब तक तो मेरा बेटा बड़ा भी हो गया होगा। अब हम राजा को देखते हैं जहाँ पर जो उसका बेटा था ना उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन इंपीरियल डॉक्टर ने हार मान ली थी कि कोई भी इलाज इसके ऊपर असर नहीं कर रहा है। कहती चुप बैठो, तो तुम्हारा बेटा है कि नहीं है। कहती जब इसकी तबीयत सही ही नहीं हो रही है हम लोग दूसरा बच्चा कर लेते हैं। राजा कहते हैं इसी वजह से मैंने तुम्हें कभी भी नहीं छुआ, क्योंकि तुम हमेशा दूसरे बच्चे की लालच में थी। कहती तो बहुत ठीक नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं, मेरा बच्चा है आखिर, दूसरा बच्चा तो करना पड़ेगा वरना इस साम्राज्य का क्या होगा। कहते चुप बैठो, अब तुम ना बौर के पास आओगी और ना ही मेरे पास। इतना याद रखो कि मेरा अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। बौर को लेकर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम दिखाई मत देना। अब कंकुबाइन को बहुत गुस्सा आता है, ये पागल लड़की तो मर गई लेकिन अपनी परछाई राजा के ऊपर छोड़ कर गई है। पता नहीं राजा को क्या भ्रम है कि मैं जी हुआ हूँ या नहीं हूँ। इधर हम देखते हैं कि राजा बौर को लेकर जो है सिटी में टहल रहे होते हैं, जहाँ पर फूमेन बोलती है कि ओ यार टाइम आ गया, टाइम आ गया है ब्रदर इन लॉ से मिलने का। अचानक से दोनों टकरा जाते हैं। कहती आप कौन। वहां पर राजा जब उसको देखते हैं तो उन्हें बहुत अपनापन सा महसूस होता है। कहते हैं पता नहीं क्यों लगता है चारों तरफ फ्लावर खिल रहे हैं, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। कहते हैं लेडी क्या मैं आपको जानता हूँ, लेकिन जी हुआ तो अच्छे से जानती थी कि वो उसके हस्बैंड है, लेकिन अभी वो पर्दाफाश नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी कि जैसे ही पर्दाफाश होगा तो कॉन्कुवेंट उसको जान से मार डालेंगे। वहां से जाने लगती है तो बौर उसको पकड़ लेता है। कहता है मदर प्लीज मुझे तो पहचान लो। कहती है नहीं बेटा मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, लेकिन मन ही मन कह रही होती है कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया और मैं खुलकर ये भी नहीं कह सकती कि मेरा बेटा है। वो मैन कहती है कि सिस्टर अब तो पहचान लो, आखिर इतना प्यारा बेटा आपका है। राजा कहते हैं कि मुझे माफ करिएगा, ये अपनी माँ को बहुत मिस करता है, इसी वजह से बार बार तुम्हें माँ बोल रहा है। कहती है कोई बात नहीं बेटा, और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। कहती ये क्या, इसे तो पॉइजन दिया गया है। यहाँ पर फूमेन कहती है मुझे अपने नेफ्यू को बचाना ही पड़ेगा। जीवा कहती है देखो मेरे बेटे से मैं मिली तो उसे जहर दिया गया है। इधर हम देखते हैं कि राजा बैठे होते हैं और अपने बेटे से पूछते हैं कि तुम्हें पक्का यकीन है कि वो तुम्हारी माँ है। कहता है कि हाँ, मुझे उनसे बहुत अपनापन सा महसूस होता है। कहती है अच्छा तुम्हारे अंदर का जहर का क्या हुआ। कहते जब से उस लेडी ने पकड़ा ना जहर दूर हो गया। कहते कैसे। कहते मुझे नहीं पता लेकिन उसी टाइम से हुआ। कहते ठीक है, अपनी माँ की तस्वीर मुझे बनाकर दिखा सकते हो। छोटा सा बच्चा है उसका बहुत होशियार होता है, पेज उठाता है और पेन उठाता है, वहां पर एक अच्छी सी ड्राइंग बनाता है। कहते तुम्हें सच में यकीन है कि ये तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर है। कहते हैं हाँ ठीक है। अब वो पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए राजा खड़े हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जी वो अपनी माँ के पास जाती है कि आप थोड़ी देर के लिए फूमेन को संभालिए। तो उसकी माँ कहती है मेरी फूमेन तो बहुत ही चालाक है, देखो मैंने उसके लिए कितने अच्छे कपड़े बनाए। कहती है हाँ हाँ मदर बहुत अच्छे कपड़े हैं और मैं इतनी खुश नसीब हूँ जो आप मुझे मिली। लेकिन इधर अपने बच्चे की तबीयत खराब होने का जब से पता चला था जी हुआ को वो बहुत परेशान हो गई थी। कहती क्या हुआ बेटा मुझे बताओगी। कहती कुछ नहीं माँ बस तबीयत खराब है। वुमेन कहती है अरे अरे वक्त आ गया है राजा से मिलने का। वो तुरंत ही पीछे गिरने चलती है तो राजा उसे आकर रोक लेते हैं। जी हुआ सारा टॉपिक पलट देती है। वहां पर कभी भी राजा ने जो है जी हुआ की मदर को नहीं देखा था। पहले के जमाने में सिर्फ लड़की राजा के पास आ जाया करती थी, राजा को तो ये भी नहीं पता था कि उसकी फैमिली कौन है। खासकर जो कंकुबाइन के पद पर होती थी, जिसमें से कुछ उच्च पद पर होती थी कुछ नीचे पद पर होती थी। तो नीचे पद पर जो कंकुबाइन होती थी तो राजा तो कभी भी उनकी फैमिली से जिंदगी में मिलने नहीं चाहते थे। आज यहाँ पर वही सिचुएशन थी। उसकी माँ को तो पता था कि जो सामने है वो राजा है, लेकिन जी हुआ ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया था। अब यहाँ पर उसे याद आ रहा था कि पता नहीं उसका बेटा कैसा है, पूछू या ना पूछू। फुमैन कहती है अरे पूछो ना और मुझे भी थैंक यू कहो, आखिर मैं अपनी पावर से तुम्हारे हस्बैंड को यहाँ पर बुला कर लेकर आई हूँ। राजा कहते हैं तुम मेरे बेटे को ठीक कर दो, क्योंकि मेरे बेटे को लगता है कि तुमने जब से उसको छुआ था तब से मेरा बेटा ठीक हो गया, उसके अंदर का जहर भी ठीक हो गया, ये पैसे ले लो। कहती है नहीं मैं ये पैसे नहीं ले सकती। वुमेन बोलती तुम नहीं ले सकती तो मैं ले सकती हूँ ना, दो मुझे दो, ये गोल्ड तो मेरा फेवरेट है, मैं इस पर सो सकती हूँ बैठ सकती हूँ उड़ सकती हूँ, मुझे दे दो ना प्लीज मुझे दे दो। और कहता है कि फादर मुझे दो ना सोना। वो जाकर तुरंत ही जो है वुमेन को दे देता। वुमेन खुश हो जाती है, कहती है अब तो मैं तुम्हारे अंदर का पूरा जहर निकाल दूंगी, तुमने मुझे सोना जो दिया है
वांग यून कहते हैं कि चलिए ना, आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। कहते हैं आराम नहीं करना है, बस मैं अपने बेटे को ठीक करना चाहता हूँ किसी भी तरीके से, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? कहती हाँ। मन में सोचती इसी बहाने मुझे अपने बेटे से मिलने का मौका भी मिल जाए। कहती और मेरे पास रहोगे ना? चाय देकर खुश हो जाते हैं कि इन दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी है। और फूमैन स्माइल कर रही होती है, इम्प्रेस बैठी होती है, बहुत खुश होती है कि अब तो मेरा रास्ता साफ है, बहुत जल्दी मैं एक बच्चे को जन्म दूंगी कैसे भी करके। लेकिन जो इम्प्रेस का सैनिक होता है बताता है कि बहुत गलती हो गई है, जो जी हुआ है उससे राजा मिल चुके हैं और वहाँ पर बौर भी पहुंच चुका है। कहती है तुमने मुझे ये बातें इतनी देर में क्यों बताई? कहते हैं कि मुझे खुद अभी पता चला है, क्योंकि कुछ लोगों ने बताया। इतनी हिम्मत, पागल लड़की, मरी नहीं है, जिंदा है तो कोई बात नहीं, इसकी पूरी फैमिली को मार दो, कैसे भी करके मार दो। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये लोग एक पल के लिए भी सांस ले पाए। रात में सब सो रहे होते हैं, तभी एशियन जाते हैं वहाँ पर फूमैन को मारने के लिए, लेकिन वो जग रही होती है। तो सैनिक कहता है चुप बैठो, बेबी हो तो मत बोलना वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। कहती इतनी हिम्मत कि मेरे फादर और मदर को यहाँ पर मारने आए। वो अपनी पावर का यूज करती है। कहती हाँ, कभी भी नहीं मार पाओगे, हिट भी नहीं कर पाओगे। वो तो बहुत बेचारा डर जाता है कि यहाँ पर भूत है, भूत है। वो अपने आप को ही मारने लगता है, उसके दोनों हाथ पीछे हो जाते हैं और बन जाते हैं। इतनी देर में वो उठते हैं, कहते हैं कि बताओ तुम यहाँ पर क्या करने आए थे? जी हुआ कहती बताओ तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा? कहता है मैं खुद आया था, मुझे किसी ने भेजा नहीं। कहती मैंने कहा ना कि बताओ, कहा ना मैं खुद से आया हूँ, मुझे कौन भेजेगा? कहती लास्ट चेतावनी दे रही हूँ कि बोल दो। वो कहती ठीक है, नहीं बोल रहा ना तो ये जहर पी लो, अगर जहर नहीं पिया ना तो कुछ देर में मर जाओगे और मैं तुम्हें यहाँ पर जला दूंगी। उसके ऊपर वो केरोसिन डाल देती है। कहती है कि आप बताओ वरना तुरंत ही मौत होगी। कहता है मैं बताता हूँ, मुझे यहाँ पर जो है इम्प्रेस ने भेजा है, उन्होंने कहा था कि कोई भी इस फैमिली में जिंदा नहीं बचना चाहिए। कहती है फिर ठीक है, उसके पास ये खबर पहुंचा दो कि सबके सब यहाँ पर मर चुके हैं। वुमेन कहती है कैसा स्कैंडल है, ये गहरा ही होता जाएगा, प्लीज ऐसा मत करो। बांसुरी बजा देता है। मतलब ये हुआ कि उस फैमिली के सारे लोग मारे जा चुके हैं। तुरंत ही जी हुआ वुमेन से कहती है कि इसकी सारी याददाश्त मिटा दो कि यहाँ पर क्या हुआ था। तुरंत ही वो वहाँ से चला जाता है। फादर कहते हैं कि तुम इस तरह इम्प्रेस को प्रोवोक कर रही हो, वैसे भी वो तुमसे नफरत करती है, कहीं इस बार पूरी तरीके से न मार डाले, तक मैं उससे डरती फिरूंगी। पहले उसने मारने की कोशिश की और अब वो मेरी पूरी फैमिली को मारने की कोशिश कर रही है। मैं इस तरह चुप नहीं बैठ सकती, उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। कहती ठीक है, तुम जो भी करोगी हम लोग बस तुम्हारा उसमें साथ देंगे। कहती सिस्टर तो मेरी होशियार हो गई, एकदम इम्प्रेस बनने लायक। कहते हैं कि इम्प्रेस बैठी होती है, जहाँ पर सैनिक आकर बताता है कि ये खुशी की बात है कि सारी फैमिली के लोग मारे गए हैं। कहती देखा, अब बहुत अच्छी बात हुई, राजा का स्वागत भरपूर किया जाना चाहिए और मैं अब पूरी तरीके से इम्प्रेस बन चुकी हूँ। पागल लड़की पहले नहीं मारी गई तो मैंने अब मार दिया। इधर हम देखते हैं कि उसका भाई और जी हुआ बैठे होते हैं, जहाँ पर दोनों बात कर रहे होते हैं कि बगल के गांव में बहुत ही ज्यादा बाढ़ आ गई है, खतरा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि किसी को भी बचाना मुश्किल लग रहा है। उसका भाई कहता है कि तुम्हारे पास कोई रास्ता है? कहती है मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं, जब तक मुझे डिटेल में ना पता हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर राजा आ जाते हैं। कहते क्या हुआ, मुझे बताओगे? वुमेन कहती है अब बता भी दो ब्रदर, इस तरह मत छुपाओ। उसका भाई बताने लगता है कि जो यहाँ के राजा है वो बहुत ही बेकार है। कहते क्या कहा तुमने, कैसे राजा बेकार है? ये जी हुआ तो डर रही होती है कि कहीं मेरे भाई का गला ही ना काट दिया जाए, क्योंकि उसके भाई को नहीं पता होता कि सामने जो खड़े हैं राजा है। अब वहाँ पर उसका भाई बताने लगता है कि इम्परर कभी भी उन लोगों को क्रिटिसाइज ही नहीं करते हैं जो फालतू में बगल के गांव में बाढ़ ला रहे हैं। तब राजा कहते हैं कि अच्छा। तब वुमेन कहती वाह, मेरा भाई तो कितना बोल्ड हो गया है, राजा के सामने बोल रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है राजा को। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो कि वहाँ पर नेचुरल डिजास्टर नहीं है, लोगों का लाया हुआ डिजास्टर है? कहते हैं हाँ मेरे पास इसके प्रूफ भी है। कहते कैसे प्रूफ, मुझे बताओ। इस पे जी हुआ उसका हाथ पकड़ लेते हैं कि रहने दो। कहते हैं नहीं, मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ, वहाँ के लोगों से आप जाकर पूछ लीजिए कि उन लोगों की कितनी गंदी हालत हो रखी है। कहते ठीक है, तो मैं तुम्हारी इस बात से बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। कहते हैं कि मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। कहते हैं क्यों, तुम्हें कैसा पद चाहिए? कहते हैं मुझे कोई पद नहीं चाहिए, वैसे भी मैं सोल्जर नहीं बन सकता हूँ, मेरे पैर खराब है, मुझे कोई प्राइम मिनिस्टर का पद भी नहीं चाहिए, मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ। राजा उसकी बात से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि लगता है कि एक बहुत ही सफल और बहुत ही नेक लड़का मेरे महल में आने के लायक बन चुका है। कहते हैं कि क्या तुम एक्सेप्ट करोगे राजा के पास रहने के लिए? तुम उन्हें अच्छी सलाह दे सकते हो, एक सलाहकार बनकर रह सकते हो। कहते हैं क्या मतलब, आप सही कह रहे हैं? कहते हैं हाँ, आप हैं कौन जो इतना ज्यादा राजा की बातें कर रहे हैं, आपका राजा से क्या संबंध है? पीछे से फूमैन कहती है कि अरे मेरे ब्रदर, आप भी ना कितने मासूम है, बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कि ये कौन है। वहाँ पर राजा कहते हैं कि तुम कॉमनर की हेल्प करो और जो भी जरूरत होगी मुझे बताना, मैं राजा से कहकर सारा का सारा इंतजाम करवा दूंगा। वहाँ पर उसका भाई कहता है कि तुम इतना क्यों डर रही थी? कहती कोई बात नहीं, लेकिन इससे जरा बचकर रहना। कहते लेकिन ये कोई साधारण इंसान नहीं लग रहा था, उसके हाव भाव, उसके खड़े होने के तरीके से लग रहा था कि वो कोई बहुत बड़ा पर्सन है। कहती मुझे नहीं पता। वुमेन कहती अब बता भी दो जी हुआ।
कब तक छिपाओगे अपने ब्रदर से कि वो राजा थे और जो इसे ऑफिशियल का पद दे रहे थे। कहती ब्रदर ठीक है, थोड़े दिन में जान जाओगे। वूमन रोने लगी कि इन दोनों का प्यार देखकर ना मुझे रोना आ रहा है। वो उसे उठा लेती है, कहती है सब मुसीबत मुझ पे छोड़ दो, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही रहूंगी। कहती हुआ कि मेरी सिस्टर तो कितनी अच्छी है। इधर इम्प्रेस खुश हो रही होती है कि राजा का आ गए क्या, आज मुझे उनके साथ रात बितानी है। अक्षय नहीं कहते हाँ राजा तो आ गए हैं, लेकिन उनके साथ एक लड़की आई है। कहते कौन सी लड़की आई है मुझे बताओ ना। कहते गाँव की लड़की है। कहती है गाँव की लड़की, उसकी आइडेंटिटी क्या है। कहते कोई भी आइडेंटिटी नहीं। उसके बारे में बहुत पता करने की कोशिश की तो कहती पहले जाओ जाकर पता करो और उसे मेरे पास बुला कर लेकर आओ। थोड़ी ही देर में वहाँ पर जीहुआ को पकड़ कर लेकर आया जाता है, लेकिन जीहुआ ने अपना मुंह ढक रखा था। कहती चलो अपने मुंह से ये पर्दा हटाओ। कहती मैं नहीं हटा सकती, मैजिस्ट्री से मैंने प्रॉमिस लिया है। सैनिक बहुत तेज से उसको मार देता है कि हटाओ ना अपने मुंह से ये पर्दा। वो पावर का यूज करने चलती वूमेन जीहुआ उसको रोक देती है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, मैं पर्दा हटा लेती हूँ। पर्दा हटाते उसने मुंह पर बहुत गंदे गंदे दाग बना रखे थे। सैनिक कहता है कि कितनी गंदी है भला राजा, इसे कैसे लाइक कर सकते हैं, अपना मुंह बंद करके रखो और इसे कभी मत खोलना। इम्प्रेस तो बहुत खुश हो रही होती है कि थोड़े दिनों में इसे वापस भेज दिया जाएगा। कहती है कि मैजिस्ट्री ने बस मुझे पसंद किया है, बच्ची मुझे दे दो और यहाँ से जाओ वरना तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। कहती मैं ये बच्ची नहीं दूंगी। कहती ठीक है, फिर इसके कपड़े निकाल दो, 3-4 राउंड महल में घुमाओगे ना तो खुद की अकल आ जाएगी। कहती है राजा को पता चल जाएगा, सोचा है ना क्या होगा। बच्ची को छीनने लगते और उसके कपड़े भी निकालने लगते हैं। कहती प्लीज मुझे छोड़ दो। वूमेन कहती मैं मार डालूंगी तुम लोगों को कि मेरी बहन को छोड़ दो। इम्प्रेस वूमेन को छीन लेती है, लेकिन वूमेन उसके ऊपर टॉयलेट कर देती है। कहती है कि कितनी बदतमीज लड़की है, मेरे ऊपर टॉयलेट कर दिया। फेंकने चलती है तो जीहुआ नीचे रोक लेती है कि मेरी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी साफ साफ एडवाइस ले लो कि मुझसे दूर रहना। कहती है कि तुम मुझे एडवाइस दोगी, तुम हो कौन। कहती मैं वो हूँ जो तुम समझ भी नहीं सकती। कहती क्या मतलब। वो थप्पड़ मार देती है। वूमेन कहती ये हुई ना बात, अब आई है मेरी बहन अपनी असली अवतार में। फिर से बोलने चलती है तो दूसरा थप्पड़ मार देती है। इम्प्रेस कहती है मैं मार डालूंगी तुम्हें, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वूमेन कहती है 1 मिनट रुको अभी बताती हूँ। वो रोने लगती है। इतनी देर में राजा आ जाते हैं। कहते किसकी इतनी हिम्मत कि तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया। वूमेन कहती है थैंक गॉड ब्रदर इन लॉ आप सही टाइम पर आ गए, वरना ये लोग तो मिलकर मेरी बहन को मार डालते। लेकिन इम्प्रेस नाटक करने लगती है कि आपको मुझसे छीन लेगी, ये जगह इसकी है। राजा कहते हैं कि तुम यहाँ पर बकवास मत करो, मुझे पता है कौन सही है कौन नहीं। तुमने वूमेन को क्यों रुलाया, आखिर उसकी क्या गलती थी। कहती है कि कल की आई हुई लड़की पर आप यकीन कर रहे हैं, इसको यहाँ के रूल के बारे में नहीं पता है, लेकिन बहुत जल्दी पता चल जाएगा। इम्प्रेस कहती है जाओ और मैं इसे अब पनिश अपने हाथों से करूंगी, इस बार इसे जान से मार डालूंगी और उसका कोई खास हो तो मेरे पास ले आओ। पता चलता है कि उसका छोटा भाई मिंग है। मिंग आता है तो कहता है अरे मेरी बहन कहाँ पर है और तुम कौन हो। कहती है कि मैं इम्प्रेस हूँ। कहते हैं लेकिन आप करने की कोशिश क्या कर रही हैं। अचानक से इम्प्रेस चिल्लाने लगती है कि बचा लो ना, देखो ना मेरे साथ ये छेड़खानी कर रहा है। मिंग कहता है तुम करने की कोशिश क्या कर रहे हो। वो भागने लगता है। राजा आ जाते हैं। राजा कहते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कहती देखो ना इसने मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, पर आपको मेरे लिए फैसला लेना ही पड़ेगा। सैनिक कहता है हाँ मैजेस्टी मैंने अपनी आंखों से देखा। मिंग बोलता है कि माफ करिएगा मैजेस्टी, लेकिन मैं अपनी बहन से मिलने आया था और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जी हुआ भी नीचे बैठ जाती है कि मेरा भाई बहुत अच्छा है, कभी भी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन सैनिक और इम्प्रेस दोनों एक साथ जुटे होते हैं कि मेरी इम्प्रेस के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। राजा कहते हैं कि ठीक है इसकी सजा मिलेगी। सैनिक कहता है हाँ इसको सजा मिलनी ही चाहिए, ये बहुत ही बदतमीज है। हुआ कहती है मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे भाई को तो यहाँ के किसी दरवाजे के बारे में नहीं पता, फिर वो डायरेक्ट इम्प्रेस के पास कैसे आ सकता। कहती है कि तुम मुझ पर जो इल्जाम लगा रही हो मैं मर जाऊंगी। तो सैनिक पैर पकड़ लेते हैं। इम्प्रेस आप नहीं मर सकती, इम्प्रेस नहीं मर सकती। कहती है कि ऐसे पॉइंट पर मेरे जीने का क्या मतलब बनता है। तो वूमेन कहती है हाँ इसे मरी जाने दो, ये इसी लायक है। राजा कहते हैं ठीक है मैं मिंग को सजा देने के लिए तैयार हूँ। उसे यहाँ से निष्कासित किया जाता है और मिंग चला जाता है कि तुम अपना ख्याल रखना। इधर इम्प्रेस बहुत खुश होती है। बाउर जाता है उसके पास, कहता है कि मुझे बुली मत किया करो। कहती है कि छोटे से बच्चे तुम्हारी इतनी हिम्मत की मुझे थप्पड़ मार रहे थे। बाउर रोने लगता है लेकिन मैं तुम्हारा यूज कर सकती हूँ। उसे मारने चलती। इतनी देर में जी हुआ आ जाती है। कहती खबरदार अगर मेरे बेटे को मारा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कहता मदर देखो ना मेरे साथ क्या कर रही। कहती बाउर मैंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया और तुम आज इस लड़की के पास चले गए। तब जी हुआ कहती तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो और तुम इस तरह बाउर को मार सकते हो, कोई तुम्हारी रिपोर्ट नहीं करेगा। कहती और तुम कौन हो। व्हील हटाती है। उसे देखकर अब इम्प्रेस के होश उड़ जाते हो। मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी ले ली और ये सोच लो कि जब तक मैं मर नहीं जाती ये आइडेंटिटी मेरी ही रहेगी, तुम कभी भी इसे नहीं ले पाओगे। फिर से उसे जोरदार थप्पड़ मारती। इम्प्रेस थप्पड़ मारने चलती है तो राजा उसका हाथ पकड़ लेते। कहते इतने सालों में बस तुमने मुझे बेवकूफ बनाया,
खूब तेजी से हंसने लग रही थी। कहती है कुछ भी हो, लेकिन आज मेरी ही जीत होगी, मैं तुम्हें जबरदस्ती अपना बनाऊंगी। कहते क्या कह रही हो, क्या मतलब है तुम्हारा कहने का, तुम बहुत ही स्टूपिड हो, बहुत ही जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाली हूँ, इस जगह को पूरी तरीके से कंट्रोल में लेने वाली हूँ। तो इस पर राजा हंसने लगते हैं। कहती है कि हंस क्यों रहे हो, जी हुआ भी हंस रही होती। पता चलता है कि वहाँ पर जो सेकेंड प्रिंस थे ना, इसके साथ जो इम्प्रेस मिली हुई थी, उन्हें लग रहा था कि वो उसके साथ मिलकर वो पूरे राजगद्दी को हथिया लेंगे, लेकिन राजा और जी हुआ कि ये पहले ही चाल बन चुकी थी कि किसी भी तरीके से इम्प्रेस को फंसाया जाएगा। तभी हम देखते हैं कि मिंग आ जाता है। कहता है मैंने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया है, बाहर सभी को मार दिया गया है और चेंगर को जेल में डाल दिया गया है। इम्प्रेस नीचे बैठ जाती है कि तो आप सबको पहले से ही पता था। जी हुआ कहती है हाँ पहले से ही पता था। मिंग भी कहता है कि तुम जैसे बेवकूफों से बात करने का भी मेरा मन नहीं करता है, जो सिर्फ बोलती जाती। राजा कहते हैं इसको तुरंत ही जेल में डाल दो। बाउर के पास जाती है इम्प्रेस। कहती है मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, प्लीज माफ कर दो। जी हुआ उसको पीछे करती है। कहती खबरदार अगर मेरे बेटे को अपना बेटा बताया, तुम कभी भी इसकी माँ नहीं हो सकती। तुमने उसे बीमार कर दिया, तुमने उसे जहर दिया। खुलकर अपनी बातें कह पाता है, इतनी एज में उससे कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं अपने बेटे की कभी भी केयर नहीं कर पाई। वुमेन फिर से अपनी पावर का यूज करती है तो बाउर एकदम ठीक हो जाता है। राजा कहते हैं डे केयर पास करो कि जो छोटी फूमैन है उसे प्रिंसेस घोषित किया जाता है, और जो इम्प्रेस है और चेंगर उन्हें रिबेलियन घोषित किया जाता है। वुमेन खुश हो जाती है कि फाइनली मेरा रुतबा मुझे मिल गया। जो शुरू में कहा गया था कि आगे चलकर मैं बहुत अच्छी जिंदगी गुजारूंगी, मैं उस जगह पर आ चुकी हूँ। अब सब कुछ सही है और मैं अपनी ये जिंदगी जीकर ही हेवन में जाऊंगी और अपने आसपास के लोगों का ख्याल भी रखूंगी। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।